So today I'm going to take the second part of principles of vaccination, and here I will discuss different vaccine strategies and types of vaccines. So let's begin with it. So in the development of successful vaccine, three key factors must be kept in mind. तो तीन key factors हैं जिनको दिमाग में रख के वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. तो इसमें पहला फैक्टर है सेफ्टी फैक्टर. तो जो वैक्सीन है दैट शुड नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट, तो इसलिए सेफ्टी इज द फर्स्ट फैक्टर. देन द सेकंड फैक्टर इज द एफिकेसी. वैक्सीन जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए. वैक्सीन जो है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनोलॉजिक मेमोरी जो है वो उससे प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो सेकंड फैक्टर इज एफिकेसी. द थर्ड फैक्टर इज पॉपुलेशन इज इन क्वेश्चन. तो जिन लोगों को दिया जाना है उनका भी ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो पॉपुलेशन इन क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, जियोग्राफिकल लोकेल आ जाता है, कौन से एरिया में है. ठीक है, अफ्रीका में है, इंडिया में है, अमेरिका में है लोग जिनको देना है, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है. उसके अलावा एक्सेस टू द टारगेट ग्रुप विच में रिक्वायर सेवरल वैक्सीनेशंस. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है, बच्चों को देना है, एडल्ट्स को देना है. ठीक है, और उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड को इन्फेक्शंस अगर हैं या न्यूट्रिशनल स्टेट्स अगर को भी ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, और गरीब हैं, अमीर देश हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड्स, इन सब के लिए सिनेरियो अलग अलग हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, जो गरीब देश हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी ध्यान में रख के वैक्सीन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है. तो ये तीन की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल वैक्सीन जो है वो डेवलप किया जाता है. सो लेट्स मूव फर्दर. सो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है. ठीक है, हमारे लेबोरेटरी से बेड साइड तक आने में वैक्सीन को कई साल लग जाते हैं. ठीक है, सो द जर्नी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द जर्नी ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम लेबोरेटरी टू बेड साइड. तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ओके, सो बिफोर रीचिंग आवर बेड साइड वैक्सीन अंडरगो रिगरस टेस्टिंग इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ठीक है, तो रिगरस टेस्टिंग होती है, इसमें एनिमल्स पे स्टडीज़ होती है और ह्यूमंस पे स्टडी होती है. सबसे पहले एनिमल्स पे स्टडी होती हैं, इनको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं. ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़, और जब ये सक्सेसफुल हो जाती हैं, इनमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बाद ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं. इनको क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स जिन्हें हम कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एनिमल मॉडल सिस्टम्स आर रोडेंट्स और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स. तो एनिमल मॉडल सिस्टम जो यूज़ किए जाते हैं वो मैमल्स होते हैं. ठीक है, मैमल्स में रोडेंट्स का इस्तेमाल होता है और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स का इस्तेमाल होता है, मंकीज़ वगैरह का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो रोडेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, रोडेंट्स में आ जाते हैं गिनी पिग, माइस, रैट्स. ठीक है, ये सब रोडेंट्स में आ जाते हैं. तो सबसे पहले तो इन पर स्टडीज़ होती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर एनिमल स्टडीज़. चलो इसको अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट में देखें तो पहले एनिमल स्टडीज़ होती हैं. ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़. उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाती हैं तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमंस में. ठीक है, उसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल्स अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वैक्सीन को अप्रूवल, गवर्नमेंट एजेंसी जो है उनसे अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो उसमें अलग अलग एजेंसीज, हर कंट्री की अपनी एजेंसी होती है. ठीक है, तो यूएस में एफडीए है और इंडिया में डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके अलावा हर कंट्री का अपना एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो कंट्रोल करती है ड्रग्स को. ठीक है, जो अप्रूवल देती है. तो जब ये अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद फिर जो ड्रग है वो मार्केट में आती है. ठीक है, और लोग उसे ख़रीदना और यूज़ करना शुरू करते हैं. और उसके बाद ओके, सो व्हाट हैपन्स इन, अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं दे एक्सेस ह्यूमन सेफ्टी. ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे जो कुछ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं. ठीक है, ये हेल्दी वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं और ऐसे वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, तो स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आर मॉनिटर्ड क्लोजली फॉर एडवर्स साइड इफेक्ट्स. दिस हैपन्स इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल. तो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, ह्यूमन सेफ्टी को
मेजर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद फेज़ 2 ट्रायल्स में क्या है, इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड अगेंस्ट द पैथोजन इन क्वेश्चन। तो उसमें देखा जाता है कि कितना इफेक्टिव है, ठीक है, 50%, 60%, 80%, 90%, कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन इन इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन इन क्वेश्चन। उसके बाद फिर फेज़ 3 ट्रायल्स, अगर ये पास हो जाता है फेज़ 2 ट्रायल तो फेज़ 3 ट्रायल में जाता है, ठीक है। तो फेज़ 3 ट्रायल में क्या होता है, उसमें दे आर रन एन एक्सपेंडेड पॉपुलेशन, उसमें जो पॉपुलेशन साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और फेज़ 3 ट्रायल में सेफ्टी और एफिकेसी दोनों की स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें देखा जाता है कि इन रियलिटी वैक्सीन कितना सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इसमें जो फेज़ 1 ट्रायल होता है उसमें बहुत कम वॉलंटियर्स में ही होता है, इसमें 20 से लेके 100 तक इंडिविजुअल्स हो सकते हैं फेज़ 1 ट्रायल में। फेज़ 2 ट्रायल में 1000-1200 तक पेशेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फेज़ 3 ट्रायल्स में 300 से लेके 3000 तक पेशेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये हो जाता है, इसमें ये सक्सेसफुल हो जाता है फेज़ 3 ट्रायल, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद वैक्सीन जो मार्केट में आती है और उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद फेज़ 4 ट्रायल्स करती हैं कंपनीज एंड दैट इज़ पोस्ट मार्केट सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो एक बार जब वो आ जाती है दवाई पब्लिक में और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि जो ड्रग है वो कितनी सेफ़ है। ये सेफ्टी के लिए में बेसिकली देखा जाता है, क्योंकि एफिकेसी तो आ जाती है सामने, तो सेफ्टी कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है उसका ड्रग का। और कई बार जो फेज़ 4 ट्रायल्स में कई बार ड्रग्स फेल हो जाती हैं, जब पब्लिक में दवाई जाती है और तब कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ऐसे सामने आते हैं, तो उसके बाद जो ड्रग है उसको वापस ले लेती हैं कंपनीज, और गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती है ड्रग्स को कि अब ये ड्रग्स जो है वो और ज़्यादा ये नहीं मिलेंगे। जैसे डिस्प्रिन या पैरासीटामोल जो है ये बैंड है डेवलप्ड वर्ल्ड्स में, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स। सो लेट्स मूव फर्दर। तो क्या है कि कोई भी वैक्सीन जो है उसको हम सक्सेसफुल तब मानेंगे जब उसमें मेमोरी सेल्स अच्छे से डेवलप होंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और मेमोरी सेल्स अगर डेवलप होंगे तो हम कहेंगे कि जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है। लेकिन जो सिग्निफिकेंस है मेमोरी सेल्स की इन इंड्यूसिंग इम्यूनिटी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पैथोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। तो उसमें क्या है कि जैसे आप एक्सपोजर हुआ है पैथोजन का, और उसके बाद कितने दिनों के बाद क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, तो वो जो इतने दिन होते हैं दैट पीरियड इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में क्या होता है ना, इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, सिर्फ 1 या 2 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे माना आपको आज अगर एक्सपोजर हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको वो सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं दे आर ऑलरेडी अंडर वे बाय द टाइम मेमोरी सेल्स आर रीएक्टिवेटेड। तो ये जो 1-2 दिन का समय है ये काफ़ी नहीं है फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स जो हैं वो जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब पहली बार एक्सपोजर होता है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है उसमें मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सब्सिक्वेंट दोबारा से जब एक्सपोजर होता है तो ये मेमोरी सेल्स ही इम्यूनिटी इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी सेल्स हैं वो रीएक्टिवेट होते हैं और इम्यूनिटी इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट द पैथोजन। तो इसमें क्या है कि क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड केवल 1 या 2 दिन का है और 1 या 2 दिन में मेमोरी सेल्स रीएक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी सेल्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पे लो हो जाता है, उतना नहीं रहता है, ठीक है। अगर है भी मेमोरी सेल्स तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनको रीएक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, तब तक जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इन्फेक्ट कर ही चुका है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा डिपेंड्स अपॉन मेंटेनिंग high levels of neutralizing antibodies by repeated immunizations। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में जो इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो मिलती है वो मिलती है हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज से।
तो बॉडी में पहले से ही हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होने चाहिए अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ताकि जैसे ही वायरस अंदर घुसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उसको पकड़ लें, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट करने ना दें, ठीक है। और ये कैसे होता है? बाय रिपीटेड इम्यूनाइजेशन। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में क्या होता है? रिपीटेडली इम्यूनाइज करना पड़ता है इंडिविजुअल्स को। तो आप देखोगे जो इन्फ्लुएंजा वायरस में हर साल इम्यूनाइज किया जाता है, ठीक है, हर साल सितंबर के महीने में फ्लू का वैक्सीन लगता है, ठीक है, और ये इसीलिए लगता है ताकि जो हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है वो मेंटेन रहे ब्लड में, ठीक है, हर सीजन में। तो ये एक चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, हर साल जो फ्लू का वैक्सीन लगता है, इसका इसका ये तो एक इम्पॉर्टेंट, ये तो रीज़न है ही है, ठीक है, फॉर हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। इसके अलावा एक रीज़न और भी है, क्योंकि जो फ्लू वायरस है वो इट टेंड्स टू म्यूटेट, ठीक है, उसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं, और हाँ, पूरे अर्थ में हज़ारों स्ट्रेन्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, ठीक है, तो म्यूटेट होके नए नए स्ट्रेन्स बनते रहते हैं। तो जो फ्लू के जो वैक्सीन है ना, वो हर साल नए वैक्सीन डेवलप होते हैं नए स्ट्रेन्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हर साल फ्लू का जो वैक्सीनेशन होता है हर साल लगाना चाहिए, ठीक है। बच्चों में तो आजकल इसको लगाया ही जा रहा है। लेकिन वो पैथोजेंस जिनका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर है, ठीक है, जिनको लंबा समय लगता है एक्सपोजर के बाद बॉडी को एक्चुअली इन्फेक्ट करने में, ठीक है, उसमें प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं भी बॉडी में प्रेजेंट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मेमोरी सेल्स हैं वो हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस जो है दैट रिक्वायर्स मोर देन 3 days टू बिगिन टू इन्फेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पोलियो वायरस को 3 दिन से ज़्यादा समय लगता है टू इन्फेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। An incubation period of this length gives memory B cells enough time to respond by producing high levels of serum antibodies, ठीक है। तो पोलियो वायरस के केस में क्या होता है कि 3 दिन से ज़्यादा समय लगता है, तो वो 3 दिन का जो समय होता है वो काफ़ी होता है फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। तो 3 दिन से पहले ही मेमोरी बी सेल्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे हाई लेवल ऑफ सीरम एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है, और वो पोलियो वायरस को कैप्चर करके उसको इन्फेक्ट नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रोटेक्शन जो है वो वैक्सीनेशन के केस में ये ज़्यादा अहम है, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रोटेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम पोलियो वैक्सीन की बात करें तो जो वैक्सीन है पोलियो का दैट इज़ डिज़ाइन टू इंड्यूस हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ठीक है। कोई भी वैक्सीन होता है दैट इज़ डिज़ाइन टू इंड्यूस हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। और इस केस में क्या होता है, आफ्टर इम्यूनाइजेशन विद सॉक वैक्सीन विच इज़ एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो देखो अगर आप ये देखें, जो पोलियो को जो वैक्सीन है, 2 तरह के वैक्सीन है, एक सॉक वैक्सीन और एक सेबिन वैक्सीन, ठीक है। सॉक वैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म और जो सेबिन वैक्सीन होता है वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो चलो इसमें देखते हैं कि ओके, तो आफ्टर इम्यूनाइजेशन विद सॉक वैक्सीन सीरम एंटीबॉडी लेवल्स पीक विद इन 2 weeks एंड देन डिक्लाइन, ठीक है। तो इसमें सीरम जब सॉक वैक्सीन से जब इम्यूनाइज किया जाता है तो उसमें 2 हफ्ते में सीरम एंटीबॉडीज़ का लेवल एकदम अप चला जाता है और उसके बाद फिर उसमें डिक्लाइन आता है। हाउएवर जो मेमोरी रिस्पॉन्स जो होता है दैट कंटिन्यूज टू क्लाइम, यानी मेमोरी सेल्स का जनरेशन जो है वो होता चला जाता है और मैक्सिमम 6 महीने तक वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसके बाद इट परसिस्ट, ये जो मेमोरी रिस्पॉन्स होता है ये कई सालों तक फिर परसिस्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि सॉक वैक्सीन के इंजेक्शन के बाद पहले 2 हफ्ते में एंटीबॉडी लेवल हाई जाएगा, उसके बाद एंटीबॉडी लेवल में डिक्लाइन आएगा, लेकिन जो मेमोरी रिस्पॉन्स है वो बढ़ता चला जाएगा, 6 महीने तक पीक में होगा और उसके बाद कई सालों तक परसिस्ट रहेगा, यानी कि कई सालों तक उसमें प्रोटेक्शन मिलती रहेगी अगेंस्ट द पोलियो वायरस, ठीक है। तो so if an immunized individual is later exposed to the polio virus, these memory cells will respond by differentiating into plasma cells that produce high levels of serum antibodies
which defend the individual from effects of the virus। तो इसमें फिर इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द पोलियो वायरस। ठीक है, वैसे देखा जाए जो ये सॉक वैक्सीन है दैट इज़ द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो ये जो इनएक्टिवेटेड होल वायरसेस होते हैं, ठीक है, किल्ड और इनएक्टिवेटेड होल वायरसेस, इनमें मल्टीपल डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल वैक्सीनेशन होते हैं ताकि इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिलती रहे लाइफ लॉन्ग। सो नेक्स्ट, नाउ लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। सो फॉर दैट, तो ये टेबल है क्यूबी में और ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड और किल्ड। ठीक है, तो ये होल सेल्स वैक्सीन्स होते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। ठीक है, और ये सारी डिजीजेस में ये दिए जाते हैं। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड इज गिवन फॉर मीजल्स, मम्स, पोलियो को जो 7 वैक्सीन है, 7 वैक्सीन दैट इज लाइव अटेन्यूएटेड। देन रोटा वायरस, रुबेला, ट्यूबरक्लोसिस, जो BCG वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस का, दैट इज लाइव अटेन्यूएटेड। वेरिसेला, येलो फीवर, ये सारे डिजीज के लिए दिए जाते हैं। फिर इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स दे आर गिवन फॉर कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, प्लेग। पोलियो का जो सॉक वायरस है, सॉक वैक्सीन है, दैट इज इनएक्टिवेटेड। देन रेबीज के लिए भी ये दिया जाता है। ठीक है, ये होल सेल्स वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स भी दिए जाते हैं वैक्सीन्स में, उसमें टॉक्सॉइड्स हैं। ठीक है, डिप्थीरिया और टेटनस के टॉक्सॉइड दिए जाते हैं, दीज आर इनएक्टिवेटेड एंड एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, उसके अलावा देयर आर सब यूनिट वैक्सीन्स, देन हेपेटाइटिस बी, पर्टूसिस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, इनके सब यूनिट वैक्सीन्स होते हैं, यानी कि इनके जो पार्ट्स होते हैं दे आर इंजेक्टेड एज वैक्सीन्स, some part of epitopes of hepatitis B, pertussis and streptococcal pneumonia। जैसे मैंने pertussis के बारे में बताया था ना, pertussis के होल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड। ये pertussis का यहाँ भी होना चाहिए था, क्योंकि ये जो क्यूबी से लिया हुआ है ना, तो क्यूबी जो है अमेरिकन ने लिखी है, तो अमेरिका में pertussis के होल सेल्स यूज़ नहीं होते हैं, हमारे इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ डाला हुआ है pertussis को। तो pertussis के ए सेलुलर pertussis जो है, मतलब जो pertussis के कंपोनेंट्स हैं मटेरियल, उनको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सब यूनिट वैक्सीन्स के हो गए। उसके अलावा कॉन्जुगेट वैक्सीन्स होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स जो हैं दे आर गिवन फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन्स में क्या होता है, इनके डिटेल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा DNA और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स हैं, ये अभी क्लिनिकल टेस्टिंग में हैं और अभी मार्केट में नहीं आए हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ये आ गया है मार्केट में, इसको हम देखेंगे। ठीक है, DNA वाला अभी नहीं आया है, क्योंकि ये जो बुक है ये 2013 में पब्लिश हुई थी, तो 7 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं वैक्सीन्स में। तो ये अभी है मार्केट में, ये DNA, लेकिन अभी DNA वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और वैक्सीन है mRNA वैक्सीन, जो कि कोरोना के लिए अभी FDA ने अप्रूव दिया फॉर इमरजेंसी यूज़, उसको भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे वैक्सीन्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा क्यूबी में।